Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर्स के तीसरे लेक्चर पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दो चैप्टर्स को कवर किया है, जिसमें हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, बैकबोन ऑफ डीएनए क्या है, डीएनए का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसका लेंथ क्या होगा, और डीएनए का अकरेंस किस तरह से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में है, और डीएनए में किस तरह का नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, प्यूरिन, पिरिमिडीन यानी कि एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, थायमिन, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग पीछे के दो क्लास में डिस्कस कर लिया है। आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो होगा डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग। अगर हम लोग इस डीएनए पैकेजिंग का बात करें तो इस डीएनए पैकेजिंग के लिए न्यूक्लियोसोम मॉडल का उपयोग किया जाता है। इसलिए आपके एनसीईआरटी में डीएनए पैकेजिंग लिखा हुआ है, और अदर्स अगर आप कोई पब्लिकेशन देखते हैं तो वहां पर इसी डीएनए पैकेजिंग के लिए न्यूक्लियोसोम मॉडल का उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियोसोम मॉडल हम लोग देखेंगे अभी कि इसको न्यूक्लियोसोम मॉडल क्यों नाम दिया गया। आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए डीएनए पैकेजिंग के बारे में जरा समझते हैं किस तरह से डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोट्स के बॉडी में है। प्रोकैरियोट्स के बॉडी में डीएनए पैकेजिंग नहीं देखा जाता है, क्योंकि वहां पर अगर हम लोग अकरेंस जब पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने यह देखा था कि डीएनए प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में घूम रहा है। अगर वो साइटोप्लाज्म में चल रहा है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो वहां एक किसी भी तरह का पैकेजिंग का जरूरत उसको नहीं होता है। डीएनए पैकेजिंग की कहानी केवल और केवल आपको यूकैरियोट्स में ही देखने के लिए मिलता है। देखेंगे हम लोग कि किस तरह से ये डीएनए का पैकेजिंग है। इन यूकैरियोट्स इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। यानी कि ये जो डीएनए पैकेजिंग है ये हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा क्या होगा, पैकेट में बंद होता है। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं। हिस्टोन आर रिच इन बेसिक एमिनो एसिड। हिस्टोन जो है ये एमिनो एसिड का में क्या होगा, काफी ज्यादा रिच होगा, जिसके कारण ये बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है। जहां से हम लोग एमिनो एसिड पे नजर डालें तो एमिनो एसिड को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। ये हम लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हैं। बायोमोलिक्यूल चैप्टर्स में आपको बताया जाता है कि एमिनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन के लिए के फॉर्मेशन के लिए एमिनो एसिड का सबसे ज्यादा जरूरत होता है। नेचर में 300 से अधिक एमिनो एसिड प्रेजेंट है, लेकिन केवल 20 एमिनो एसिड हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जो हमारे शरीर के अलग अलग तरह के हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेवार होता है। इस 20 को हम लोग मैजिक 20 के भी नाम से जानते हैं, या 20 अल्फाबेट्स ऑफ बायो पैकेजिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है, कई बार ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। मैजिक 20 क्या है, तो एमिनो एसिड 20 एमिनो एसिड जो बॉडी के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है, इसी को हम लोग मैजिक 20 कहेंगे, या दूसरा नाम 20 अल्फाबेट्स ऑफ बायो पैकेजिंग लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। चलिए हिस्टोन आर रिच इन बेसिक एमिनो एसिड। तो ये जो एमिनो एसिड जो बेसिक होगा वो मुख्य रूप से यहां जो आपको बेसिक एमिनो एसिड आपको देखने के लिए मिलता है ये होगा लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक, लाइसिन एंड आर्जिनिन
लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये दोनों ऐसा एमिनो एसिड है जो बेसिक नेचर का होता है। ये आपको सीधा याद रखना है और सीधा आपसे क्वेश्चन भी यहां से फ्रेम किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, हिस्टोन एंड डीएनए आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। अब देखिए जरा, डीएनए और हिस्टोन का अगर हम लोग बात करें डीएनए पैकेजिंग का, तो आप ऐसे समझिए इसको कि डीएनए पैकेजिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि एक धागा में जिस तरह से माला बनाने के लिए मोती को पिरोया जाता है, उसी तरह से डीएनए को हिस्टोन लपेटे हुए, बात कुछ समझ रहे, सॉरी, हिस्टोन को डीएनए लपेटे हुए है। इस तरह से ध्यान देंगे जरा। अगर हम लोग बात करें कि ये अगर हिस्टोन है, यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हम लोग 3D स्ट्रक्चर को बनाने का कोशिश किए, जिसमें आपको 4 स्ट्रक्चर अगर ऊपर नजर आएगा तो इसी तरह का 4 स्ट्रक्चर फिर से पीछे भी बना हुआ होता है। बात समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है कि जिस तरह से 4 स्ट्रक्चर आपको यहां नजर आएगा, उसी तरह से 4 स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ पीछे नजर आता है। यहां आप ये देखेंगे कि यहां पर जो ये हिस्टोन है, यहां अलग अलग तरह का हिस्टोन प्रेजेंट है, H1, H2A, H2B, H3 और H4, यानी कि कितना टाइप का हुआ, 4 टाइप का। तो चारों टाइप का जो हिस्टोन है वो ऊपर होगा P4, और 4 जो है वो क्या होगा, ठीक उसके पीछे। इसको हम लोग ऑक्टामर भी नाम देते हैं, अभी हम लोग आगे चलेंगे तो आप पता चलेगा। तो ये क्या है कि अगर हम लोग देखें इसको जरा, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसको हम लोग 4 ही बनाते हैं ताकि आपको पता चले। चलिए, 4 आपको पीछे भी मिलेगा इस तरह से। यहां देखेंगे अगर, तो ये है H2A, H2B, H2A, H2B, ये रहा H1 और ये रहा H3, और एक और बनाते हैं H4, ठीक है। H2A, H2B, H3, H4, और इस सब को जोड़ने के लिए पीछे से ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये नीचे नहीं है, ये ठीक इसके पीछे स्थित है, जो इस सब को जोड़ने का क्या है, काम कर रहा है, ये हिस्टोन, ठीक है। अब देखिए जरा, इस हिस्टोन को क्या होगा कि अलग अलग इस तरह से क्या होगा कि जो हमारा डीएनए है वो कुछ इस तरह से आपको लपेटे हुए मिलता है। बात समझ गए। देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आपके एनसीईआरटी में एज इट इज इसको दिया गया है कि किस तरह से ऑक्टामर नहीं बनाया गया है, लेकिन एक ही हिस्टोन प्रोटीन को लेकर के वहां पर डीएनए का पैकेजिंग दिखाया गया है। वहां आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसे बेसिकली अगर हम लोग इसका बात करें तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ये अगर एक धागा है तो ये अगर डीएनए, ये मान लेते हैं अभी जो आपके साथ बात किया गया, तो इस तरह से ये क्या होगा कि यहां पर ये पैकेजिंग हिस्टोन का है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर ये एक धागा है तो यहां बीच बीच में क्या किया गया है, मोती को पिरोया गया है। बात समझ गए। कुछ इस तरह का ही स्ट्रक्चर डीएनए पैकेजिंग का भी होता है। अब देखिए जरा कि ये जो डीएनए है स्मॉल, अब देखिए जरा कि हिस्टोन एंड डीएनए आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। ये देखिए, ये रहा आपका हिस्टोन H2A, H2B, और इसको लपेटा हुआ आपको डीएनए मिल रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे न्यूक्लियोसोम, ठीक है। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम।
न्यूक्लियोसोम नाम देंगे। ध्यान देंगे जरा, न्यूक्लियोसोम मॉडल क्यों कहा गया है डीएनए पैकेजिंग को, यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। अब देखिए कि एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से, फिर दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इस तरह से क्या होता है, अरेंज होता है। तो ये जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम जो है, इसके लिए क्या होता है कि एक छोटा सा सेगमेंट जो है डीएनए का आपको मिलता है। जैसे अगर मान ले कि ये है, तो इस तरह से फिर जो है क्या होगा कि इस तरह से आगे आपको मिलेगा लपेटते हुआ। तो ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये पहला न्यूक्लियोसोम, ऐसे दोनों को बीच में जो जोड़ने का काम कर रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं लिंकर डीएनए। इस डीएनए को हम लोग क्या नाम देते हैं, लिंकर डीएनए। ये सारा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछता है, और वहां हम लोग रट्टा लगा लगा करके जो है फिर से अंतिम में भूल जाते हैं कि क्या हमारा आखिर में लिंकर डीएनए क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है। बात समझ गए, न्यूक्लियोसोम क्या है, डीएनए अलोंग विथ हिस्टोन इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ठीक है, बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम a small segment of DNA is present. This this structure is called linker DNA. Linker DNA यानी कि जोड़ने वाला DNA। चलिए, न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट क्रोमैटोसोम। अब देखिए जरा, ये हमारा न्यूक्लियोसोम रहा और ये हमारा लिंकर डीएनए रहा। अब इस दोनों को अगर जोड़ दे तो क्या बना देगा, क्रोमैटोसोम का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ गए, लिंकर डीएनए प्लस न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू क्रोमैटोसोम। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग इसके बाद टाइप्स ऑफ हिस्टोन। कितना टाइप का हिस्टोन प्रेजेंट है इसको जरा देखिए। तो हिस्टोन जो है, ये 4 तरह का हिस्टोन प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ हिस्टोन, टाइप्स ऑफ हिस्टोन का अगर हम लोग बात करें तो यहां आपको H1, H1, H2A, H3 एंड H4, ये 4 टाइप का हिस्टोन आपको देखने के लिए मिलता है। जो H1 इज अटैच्ड ओवर द लिंकर डीएनए। ध्यान दीजिए जरा, अगर आप यहां गौर से देखेंगे तो ये H1 जो है आपको क्या बता गया कि ये नीचे से क्या कर रहा है, सबको जोड़ रहा है। अभी तुरंत आपसे बात किया गया इस पे कि ये क्या होता है कि नीचे से जोड़ रहा है, और ये लिंकर डीएनए क्या होता है कि लिंकर डीएनए H1 से क्या होगा, अटैच होगा। जो इस पूरे ओक्टामर को, ये जो 8 जो हिस्टोन एक साथ है, इस पूरे के पूरे ओक्टामर को ये क्या करता है, जोड़ करके रखने का कार्य करेगा। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग जरा। हिस्टोन डीएनए इंटरेक्शन। हिस्टोन डीएनए इंटरेक्शन, हिस्टोन डीएनए आखिर इतना मजबूती से जुड़ा हुआ क्यों? बात ये भी है कि हिस्टोन का जो डीएनए, हिस्टोन और डीएनए हम लोग यहां बात किए ना कि डीएनए पैकेजिंग इस तरह से है, यानी कि डीएनए जो है वो हिस्टोन को जो है डीएनए लपेटे हुए है, जिसके कारण उसमें मजबूती है। तो ऐसा कारण, क्या कारण है कि जिसके कारण वो मजबूत है? तो यहां ध्यान देंगे जरा, हिस्टोन डीएनए इंटरेक्शन, हिस्टोन डीएनए इंटरेक्शन। हिस्टोन डीएनए इंटरेक्शन, किस तरह से हिस्टोन और डीएनए का इंटरेक्शन है। चलिए देखिए जरा, हिस्टोन प्रोटीन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जो डीएनए है वो कैसा चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये आपको बायोटेक्नोलॉजी से बायोमोलिक्यूल से पता है, फिर बायोटेक्नोलॉजी में इस बात को रिपीट किया हम लोग। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड अगर आपको याद होगा तो आप पर बताया गया था कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है और हिस्टोन जो है हमारा ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। यहां से आपका 2 ऑब्जेक्टिव निकल करके आ गया। क्या सब कि सबसे पहला कि हिस्टोन और डीएनए का चार्ज, और दूसरा कि कारण, ऐसा क्या कारण है कि ये डीएनए पैकेजिंग इतना ज्यादा स्टेबल होता है, यहां पर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलता इस पैकेजिंग में। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यही है। चलिए अब देखिए जरा कि डीएनए निगेटिवली चार्ज है,
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड बायोटेक्नोलॉजी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां हम लोग बात किए जब थे तो उस समय में आपको कहा गया था कि जब आप बायोमोलिक्यूल में जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में चलेंगे तो वहां आपको कारण पता चलेगा कि जो डीएनए है वो आखिर निगेटिवली चार्ज है क्यों। तो इसका कारण है कि इसके 5' एंड पर कल ही आपको पढ़ाया गया था कि फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप जो है ये अटैच होगा। कल का लेक्चर अगर आपको याद होगा तो एक तरफ ये पी, यहां पर आपको मिल गया था ग्लूकोज, मिला था ग्लूकोज नहीं, शुगर, यहां शुगर मिल गया था। इसके साथ यहां पर जो है क्या अटैच था? यहां पर नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट था। अब पूरा स्ट्रक्चर फिर आज हम लोग नहीं देखेंगे, कल के ही क्लास में आपके साथ डिस्कस किया गया है कि यहां पर क्या होगा कि ये जो है नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट है और यहां पर जो है क्या होता है कि फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप जो है क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और इसी फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस के कारण ये जो डीएनए है ये क्या होता है? निगेटिवली चार्ज्ड होता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। डीएनए निगेटिवली चार्ज्ड क्यों है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। द रिजल्ट ऑफ दीज अपोजिट चार्ज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एट हाई बाइंडिंग एफिनिटी बिटवीन हिस्टोन एंड डीएनए। क्या हुआ? हिस्टोन पॉजिटिव है और डीएनए नेगेटिव है, तो इसके कारण क्या होगा? हम लोग पहले से जान रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब एक साथ आएगा तो स्ट्रांगली बॉन्ड होगा एक दूसरे से। तो वही बात जो है यहाँ डीएनए हिस्टोन डीएनए इंटरेक्शन का कहानी आपको यही देखने के लिए मिलता है। चलिए ध्यान देंगे जरा, सोलेनॉइड मॉडल ऑफ फोल्डिंग। अब देखिए जरा, ये थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया है लेकिन इसको टॉपिक बनाया गया है। एक एनसीईआरटी में दिया गया है इस बात, ऐसा नहीं दिया गया है, लेकिन इसको टॉपिक हम बना दिए हम लोग क्या? सोलेनॉइड मॉडल ऑफ फोल्डिंग। ये थोड़ा सा इसलिए अलग जो है तुमको लगेगा, सोलेनॉइड मॉडल ऑफ फोल्डिंग, सोलेनॉइड मॉडल ऑफ फोल्डिंग। ये है कुछ नहीं, नाम ही इसका जो है ना ऐसा भयंकर है। अब देखिए जरा, अभी तुरंत पता चलेगा सोलेनॉइड मॉडल ऑफ फोल्डिंग क्या है, किस तरह से काम कर रहा है। The beaded string is coiled to form a cylindrical coil or solenoid having 6 nucleosome per turn। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियोसोम, ये 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न पर एक बार ये जो मुड़ेगा तो यह 6 न्यूक्लियोसोम को क्या करता है? लपेटता है। बात समझ गए? ये चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोसोमल ऑर्गेनाइजेशन हैज अ थिकनेस ऑफ 10 नैनोमीटर व्हिच गेट्स फर्दर कंडेंस्ड एंड कॉइल्ड टू प्रोड्यूस सोलेनॉइड ऑफ 30 नैनोमीटर डायमीटर। बात समझे कि यहां पर क्या होगा? ये जो है एक जो है वो कितना है? 10 नैनोमीटर। इस तरह से 3 को लपेटेगा एक साथ अगर तो 30 नैनोमीटर, फिर उससे ज्यादा लपेटेगा तो 60 नैनोमीटर, यानी कि 3 फिर आगे 3 तो 90 नैनोमीटर। ध्यान दीजिए, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर फर्दर कॉइल टू प्रोड्यूस क्रोमैटिन फाइबर ऑफ 30 nm यानी कि नैनोमीटर एंड क्रोमैटिन ऑफ 700 नैनोमीटर एंड अल्टीमेटली मेटाफेज क्रोमोसोम ऑफ 1400 नैनोमीटर डायमीटर। देखिए ध्यान देंगे, कुछ नहीं कहा गया है। ये रहा आपका क्या? ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप नाम देते हैं, जो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा उस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किस स्ट्रक्चर से होता है? चलिए, तो ये रहा हमारा क्रोमोसोम को बनाने वाला नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्रोमैटिन नाम देते हैं। ये क्रोमैटिन क्या होगा कि इंटरफेज के समय इसमें क्या होता है कि डिवीजन होगा, ठीक है। तो डिवीजन हुआ, ये अलग अलग हो गया। इसके बाद ये क्या होगा कि इसके बाद ही ये इंटरफेज में, मेटाफेज के इंटरफेज में क्या होगा कि यहां पर इस न्यूक्लियोसोम को लपेटना शुरू करेगा। हर बार ये क्या करेगा कि एक ज्यादा को लपेटेगा। बात समझ गए? और धीरे धीरे जब ये क्या करेगा कि लपेटते जाएगा, तो हम लोग पीछे से जानते हैं कि डीएनए और
प्रोटीन जब मिलेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, क्रोमोसोम का। इसी तरह से ये जब लपेटते जाएगा कई स्ट्रक्चर को, कई न्यूक्लियोसोम को, जब डीएनए लपेटते चलेगा और कंडेंस्ड होते जाएगा, मोटा होते जाएगा, थिकनेस उसका थिकनेस बढ़ते जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर आगे चल करके इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा, क्रोमोसोम का। बात समझ गए? बस यही बात सोलेनॉइड मॉडल ऑफ फोल्डिंग कह रहा है। बात समझे कि नहीं? ये पहले देखिए अकेला था, फिर ये क्या हुआ, टूटा, ठीक है, टूटा, और टूटने के बाद ये क्या करेगा कि जब अलग होगा तो ये क्या करता है कि न्यूक्लियोसोम को लपेटते जाता है, और न्यूक्लियोसोम को लपेटते लपेटते ये क्या करेगा, आगे चल करके 1400 नैनोमीटर थिकनेस के साथ क्रोमोसोम का क्या करता है, फॉर्मेशन कर लेता है। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वह सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की जेनेटिक मटेरियल है क्या? पीछे कहोगे सर अभी तो पीछे पढ़े थे पहले इन लेक्चर में कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो लाइव प्रूफ कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम लोग वहां देखे थे कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन यहां अब हम लोग उसको प्रूव करेंगे कि हाँ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इज द लगाया गया मतलब क्या कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, अगर आप कुछ प्लांट वायरस को एक्सेप्शन में छोड़ दे तो। बात समझ गए? चलिए शुरू करेंगे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल का प्रूफ। चलिए आगे का हमारा टॉपिक है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, इसका कुछ प्रूफ हम लोग यहां देखने वाले हैं। तो इसमें जो है दो साइंटिस्ट का मेन रोल है जो ये बताए कि जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा वो डीएनए ही है। तो सबसे पहला है ग्रिफिथ एंड एवरी एक्सपेरिमेंट, और दूसरा जो है वह हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ध्यान देंगे, सबसे पहला हम लोग बात कर लेंगे यहां नंबर वन में बात करेंगे हम लोग ग्रिफिथ एंड एवरी एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एंड एवरी एक्सपेरिमेंट। इसमें भी सबसे पहला हम लोग देख लेंगे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, और दूसरा नंबर आ जाएगा, नंबर 2 में आपका आएगा हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। यहां देखेंगे जरा कि सबसे पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो देख लेंगे किसके ऊपर। सबसे पहला ग्रिफिथ एंड एवरी ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इसके बाद देखेंगे एवरी का एक्सपेरिमेंट, फिर देखेंगे हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। ध्यान देंगे ग्रिफिथ और एवरी का एक्सपेरिमेंट एक साथ रिलेट है। ग्रिफिथ कुछ जगहों पर जो है ग्रिफिथ कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाया, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट उसी को आगे बढ़ाया गया एवरी के द्वारा, और हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट एक साथ परफॉर्म किया गया है। ये नाम दोनों, ये सारे साइंटिस्ट अलग अलग हैं, ग्रिफिथ एंड एवरी और हर्शे एंड चेज। ऐसा नहीं कि एक ही साथ या कुछ रिलेशन इनके बीच है, इस तरह का कोई भी बात नहीं है, केवल एक्सपेरिमेंट में ये सारा एक साथ काम किए हैं, इसलिए इस तरह नाम आपको दिखाया गया है। चलिए तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे ग्रिफिथ का। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में अगर बात करें तो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा यह एक्सपेरिमेंट किया गया था जो ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस था। ठीक है, जिसका बेस था ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक कैरेक्टर को क्या किया जाए कि अगर बदलने का कोशिश करे और वो दूसरे टाइप के कैरेक्टर में पूर्ण रूप से बदल जाए। सुनिए जरा, ध्यान दीजिए जरा कि अगर मान लेते हैं कि एक कैरेक्टर हमारे पास है एक्स और हम इसको चेंज करना चाहते हैं वाई में। ठीक है, एक्स है और चेंज करना चाहते हैं वाई में, और ये ऐसा चेंज हो कि वाई ही बन गया, एक्स बचा ही नहीं कहीं। बात समझ गए?
कि हम थोड़ा सा उसको बदलना चाह रहे थे ऐसा कि हो जाता तो ठीक रहता, और ये ऐसा बदला कि y ही बन गया, x का कहीं अस्तित्व ही नहीं बचा अब। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ गए ना? तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन पर ही बेस्ड था। इसी तरह से देखते हैं जरा कि किस तरह से ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन नाम क्यों दिया गया। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के भी नाम से जानते हैं। तो ध्यान देंगे, इसका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो था एक माइस, ठीक है, या रैट भी कह सकते हैं आप। माइस या रैट दोनों में अंतर समझ रहे हो ना, चूहा और चूहिया, ठीक है। चूहा बड़ा सा होगा, मोटा सा, और जो छोटा छोटा होता है वो क्या हो जाएगा, चूहिया। चलिए तो ध्यान देंगे जरा कि ये जो है इसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो था वो था क्या, तो वो था रैट, ठीक है। और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जिसके कारण निमोनिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जिसके कारण निमोनिया डिजीज होगा, जिसमें लंग्स वगैरह में जो फ्लूइड वगैरह बढ़ जाता है, बन जाता है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है और लोगों की मृत्यु तक हो सकती है। बात समझ गए? तो ध्यान देंगे जरा, ये जो निमोनिया डिजीज है ये क्या होता है कि कुछ मैमल्स, मतलब ह्यूमन के साथ साथ अदर भी मैमल्स में इस तरह का ये निमोनिया डिजीज पाया जाता है। बात समझ गए ना? ये आपको याद रखना है थोड़ा सा यहाँ पर। अब देखिए ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले लिए ये रैट एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, रैट एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई का दो स्टैंड है, एक आर स्टैंड, एक एस स्टैंड। ध्यान देंगे, आर स्टैंड, आर फॉर रफ स्टैंड और एस फॉर स्मूथ स्टैंड। आर स्टैंड जो होगा वो नॉन वायरुलेंट होगा और एस स्टैंड जो होगा वो वायरुलेंट होगा। अब ध्यान देंगे जरा कि ये क्या कहा जा रहा है, वायरुलेंट क्या है, नॉन वायरुलेंट क्या है। तो ध्यान देंगे यहां पर कि ये जो रैट, अब देखिए कि इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई का दो स्टैंड, क्या सब, एक आर और दूसरा एस, एक आर और दूसरा, एक आर हुआ और दूसरा क्या हुआ, एस हुआ। तो आर स्टैंड जो होगा ये क्या होगा, नॉन वायरुलेंट। अगर ये स्टैंड किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंटर हम लोग करवा दे तो वो उसको डिजीज नहीं होगा, वो मरेगा नहीं। बात समझ गए? और ये जो एस वाला है ये क्या होता है, वायरुलेंट होता है। मतलब कि अगर इसको क्या किया जाए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डाले तो ये निमोनिया काउज कर सकता है। इस बात को समझिए पहले कि आर फोर रफ स्टैंड और एस फोर स्मूथ, यही है इसका मतलब, और कुछ ज्यादा नहीं है। आर स्टैंड रफ स्टैंड है और एस स्टैंड स्मूथ स्टैंड है। आर स्टैंड नॉन वायरुलेंट है और एस स्टैंड वायरुलेंट है। चलिए देखते हैं जरा कि यहां पर ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से प्रूफ हुआ। चलिए कुछ बात और भी आप देख लेंगे रफ और स्मूथ स्टैंड के बारे में कि जो आर स्टैंड होगा ये प्रोटेक्टिव कैप्सूल यहां नहीं होगा, और एस स्टैंड पर जो वायरुलेंट है इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कैप्सूल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आर स्टैंड रफ कॉलोनीज बनाएगा और ये क्या करता है, स्मूथ कॉलोनीज का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़िए जरा, कहां देखिए स्मूथ कॉलोनी कहां, अगार अगार जेल के ऊपर। जो जब इसका एक्सपेरिमेंट चलेगा ना किसी भी लैब में, तब जब इसको एस स्टेन को डाला जाएगा तो ये चमकीला ग्लोइंग परत का लेयर का फॉर्मेशन करता है। बात समझ गए? लेकिन जब इसको डाला जाएगा तो ये ग्लोइंग लेयर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। बात समझे? चलिए एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर पे आते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, ठीक है, क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, ठीक है। चलिए क्या सब किया गया ध्यान देंगे जरा, ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं है इसमें। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को अगर हम लोग को देखें तो यहां देखिए क्या होगा कि सबसे पहले लिया गया रैट, ठीक है, और इस रैट में क्या किया गया, डाला गया एस स्ट्रेन, क्या डाला गया, सॉरी आर स्ट्रेन। पहले क्या डाला गया, आर स्ट्रेन, यहां से जो नॉन वायरुलेंट है। ध्यान देंगे जरा, यहां देखो, यहां देखिए जरा, ये राइट है और इसमें क्या डाला गया, आर स्ट्रेन डाला गया, ठीक है। रिजल्ट हम लोग देखते हैं आगे। रैट है, अब इसमें क्या किया गया कि एस स्ट्रेन डाला गया। इसके बाद रैट लिया और फिर इसमें क्या किया गया
कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन डाला गया। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा ध्यान देंगे क्या सब किया गया। 4 स्टेज होता है। चलिए सबसे पहला हम लोग क्या किए यहां पर कि पहले स्टेज में क्या किया गया कि राइट में आर स्ट्रेन डाल दिया गया। राइट में आर स्ट्रेन डाला जो क्या है नॉन वायरुलेंट है। क्या इस चूहा को निमोनिया होगा? निमोनिया होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आर स्ट्रेन तो नॉन वायरुलेंट है और ये जो आपका रैट है ये क्या बचेगा, ये क्या होगा, जिंदा बच जाएगा। मुस्कुराता हुआ मिलेगा आपको, या आपको मुस्कुराता हुआ मिलेगा कि हाँ हम ठीक ठाक सब कुछ जो है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही रैट में एस स्ट्रेन डाला गया, अब इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई का एस वायरुलेंट डाला गया कि तुरंत आपका जो रैट है ये तुरंत क्या होगा कि यहां पर इसका राम नाम सत्य हो जाएगा। मतलब ये क्या हुआ, निमोनिया हुआ और ये चल बसा। ठीक है, यहां से अब देखिए रैट को क्या किया गया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन। अब देखिए पहले आर स्ट्रेन डाला, फिर क्या किया एस स्ट्रेन डाला। अब क्या किया कि देखा कि इसमें मर गया, आर स्ट्रेन में जिंदा रहा और एस स्ट्रेन में क्या हुआ, मर गया। तो क्या किया गया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन, यानी कि जो एस स्ट्रेन था वायरुलेंट फेज में, इसको गर्म करके मार दिया। नहीं समझे बात को कि मतलब इस एस स्ट्रेन के कारण इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई का जो एस स्ट्रेन था, ये वायरुलेंट था, तो इसको गर्म कर दिया, खूब गर्म किया, गर्म करके मतलब मार दिया, इतना गर्म किया कि खत्म कर दिया। अब क्या किया कि उसको मिला दिया किसके साथ, आर स्ट्रेन के साथ। जब एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया, मार दिया, तो इसके कारण भी डिजीज नहीं होगा, नहीं ना होगा। अब देखिए दूसरा क्या किया कि आर स्ट्रेन को जो है, आर स्ट्रेन था जिसके कारण डिजीज नहीं हो रहा था, दोनों को मिला करके जब डाला तो भी चूहा मर गया। समस्या यही फंसा। समझ के बात को ध्यान देंगे जरा कि क्या हुआ, प्रॉब्लम यही से क्रिएट होना शुरू हुआ कि अगर आर स्ट्रेन के कारण जिंदा बचा, एस स्ट्रेन के कारण मरा, तो एस स्ट्रेन का भी तो कैरेक्टर अब आर स्ट्रेन की तरह है, तो यहां भी जिंदा बचना चाहिए, लेकिन नहीं बचा। मतलब क्या कि कुछ ऐसा चीज है अभी भी एस स्ट्रेन में बचा हुआ जो क्या कर रहा है, इस आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में ट्रांसफर कर दिया। बात समझ गए ना, ध्यान देंगे जरा क्या हुआ कि इसका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर का यही सबसे पहला जो है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर का यही प्रोसेस है। यहां से ध्यान देंगे, वहां बहुत सारा चीज लिखा गया है। ठीक है, ध्यान देंगे क्या सब लिखा गया, एक बार इसको भी देख ही लेते हैं। ही इंजेक्टेड लाइव रफ बैक्टीरिया इनटू माइस बट माइस डिड नॉट डाई। ठीक है, रफ डाला तो नहीं मरा, माइस इंजेक्ट लाइव स्मूथ बैक्टीरिया, तो क्या हुआ, ये मर गया। He inject mice with mixture of live R bacteria and heat killed smooth bacteria. जो माइस है वो क्या हुआ, killed हो गया। The mixture caused pneumonia and killed the mice. Live smooth bacteria were obtained blood of dead mice. अब ये जो dead mice है, ये जो डाई हुआ मरा, इसका ध्यान दीजिए जरा कि जब इसका क्या किया गया कि ब्लड टेस्ट किया गया तो देखा गया कि यहां पर एस स्ट्रेन का कुछ कैरेक्टर प्रेजेंट है। बात समझ गए। अब देखिए, अब ग्रिफिथ प्रॉब्लम में फंसे, यहीं पर से ग्रिफिथ का प्रॉब्लम शुरू हुआ। क्या तो ग्रिफिथ को ये नहीं पता चल पाया, ग्रिफिथ का प्रॉब्लम ये रहा, ग्रिफिथ वाज नॉट एबल टू नो रोल ऑफ माइस इन चेंज ऑफ बैक्टीरिया स्ट्रेन। अब ग्रिफिथ को ऐसा लगा कि हमको ऐसा लग रहा ग्रिफिथ का कि कुछ चूहा ही कुछ किया होगा जिसके कारण ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में बदल गया। बात समझ गए, एक बात। दूसरा कि कंपोनेंट ऑफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया विच वायरुलेंस, यानी कि एस स्ट्रेन के कारण ही मरा। अब यहां पर दूसरे केस में ये भी इसको नहीं पता था। बात समझ गए, ध्यान दो, दो बात ग्रिफिथ के साथ रहा। पहला कि उसको ये लगा कि चूहा यानी कि रैट या माइस कह सकते हो, माइस ही कुछ किया होगा जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो है आर स्ट्रेन चेंज इनटू एस स्ट्रेन। दूसरा कि अब जो मरा है यहां, ये ग्रिफिथ को नहीं पता चला कि ये एस स्ट्रेन के कारण मरा है। तो हो सकता है कारण कुछ भी हो सकता है मरने का, क्योंकि उसका वो अपने हिसाब से तो इसको हीट किल्ड कर दिए थे, खत्म कर दिया गया था कि इसका इफेक्ट आपको देखने के लिए अब नहीं मिलेगा।
बात समझ गए? तो यहां पर ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था और ग्रिफिथ इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में क्या हुए? असफल रहे। तो इसके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने वाले एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था एवेरी। ठीक है, एवेरी एक्सपेरिमेंट, एवेरी एक्सपेरिमेंट। एवेरी एक्सपेरिमेंट। एवेरी का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है इसको जरा आप देखेंगे। अब 1944 में ये कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। ठीक है, और ये कब हो रहा है? 1944 में। देखिए जरा 1944 में एवेरी का जो एक्सपेरिमेंट था ये किस तरह से हुआ था। एवेरी ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को क्या किए? आगे बढ़ाए। किस तरह से ये देखेंगे। यहां पर सारा कुछ तो पता था, केवल पता ये करना था कि क्या ऐसा चीज है जो इस आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज कर दिया। क्या ऐसा चीज है जो क्या किया है? इस आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज कर दिया है। तो देखिए जरा 1944 ओटी ओवरी सी मैकेल्ड एंड मैकार्टी सेपरेट एक्सट्रैक्ट टू स्मूथ वायरुलेंट बैक्टीरिया इनटू प्रोटीन डीएनए एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रैक्शन। बात समझिए क्या किया गया, ध्यान देंगे जरा। अब क्या किया कि पहले ये लिया जिसके कारण क्या होता था कि एस वायरुलेंट ले लिया। ठीक है, नहीं समझे बात को? एस स्ट्रेन ले लिया जो वायरुलेंट था और क्या किया कि इसके बॉडी से डीएनए को अलग कर दिया, प्रोटीन को अलग कर दिया और कार्बोहाइड्रेट को अलग कर दिया। पता करना था ना कि क्या ऐसा है। बॉडी तो तीन ही चीज से मेन बना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डीएनए, यानी कि सेल वगैरह है तो, लेकिन मेन तो हमको पता करना है कि क्योंकि मौका बात फंस रहा था कहां कि प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल और डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन तीसरा समस्या यह भी उत्पन्न हो गया उस समय में कि कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो द जेनेटिक मटेरियल। समस्या यहां भी फंसा तो कहा कि ठीक है ट्राई मार देते हैं, कहां दिक्कत है। यहां पर क्या किया गया कि निकाल लिया गया इस एस वायरुलेंट का, ये रहा आपका एस स्ट्रेन। ठीक है, ये क्या रहा एस स्ट्रेन। अब इसका क्या किया, इस एस स्ट्रेन का निकाला प्रोटीन। एक बार क्या किया, प्रोटीन निकाला, एक बार कार्बोहाइड्रेट निकाला, कार्बोहाइड्रेट निकाल लिया और इस कार्बोहाइड्रेट के बाद जो है अगली बार में डीएनए निकाल लिया। तीनों चीज को क्या किया, निकाल लिया। प्रोटीन निकाल लिया, कार्बोहाइड्रेट निकाल लिया और डीएनए निकाल लिया। चलिए अब जब निकाल लिया, प्रोटीन अलग कर लिया, कार्बोहाइड्रेट अलग कर लिया और डीएनए को अलग कर लिया, तो इसके बाद क्या किया कि एक अलग अलग जो है आर स्ट्रेन लिया। एक मीडियम में क्या किया, आर स्ट्रेन लिया। इसमें आपको क्या मिल रहा, आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया। ध्यान देंगे जरा, जो कहा जा रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। ये एवरी का एक्सपेरिमेंट भी जो है काफी आसान है। इसमें जो है आर स्ट्रेन, इसमें भी है आर स्ट्रेन। ठीक है, यहां क्या है, आर स्ट्रेन और यहां पर क्या है, आर स्ट्रेन। तीनों जगह क्या है, आर स्ट्रेन ले लिया। अब क्या किया, आर स्ट्रेन क्या है, नॉन वायरुलेंट है, ये आप जान रहे हैं। एक बार डाला इस एस स्ट्रेन का प्रोटीन यहां, दूसरे बार में ये कार्बोहाइड्रेट डाला गया और तीसरे बार में क्या किया गया, ये डीएनए डाल दिया गया। ध्यान देंगे, जिस आर स्ट्रेन में प्रोटीन डाला गया एस स्ट्रेन का, वो आर स्ट्रेन में कोई चेंज नहीं, वो एकदम जो है मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था अपने कैरेक्टर के साथ। आप समझ गए। दूसरा, इसमें कार्बोहाइड्रेट डाला गया तो यहां भी कोई फर्क नहीं, ये भी मुस्कुराते हुए अपने कैरेक्टर के साथ जो है मिल रहा था और ये कार्बोहाइड्रेट अपना अलग हो गया था। लेकिन जो आर स्ट्रेन डीएनए को रिसीव किया वो तुरंत क्या हुआ, एक्टिव हुआ और वो एस स्ट्रेन के फॉर्म में बदला और कहा कि अब अगर हम कहीं गए
तो बेटा तुरंत जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही जो निमोनिया डिजीज काउज कर रहा था, तुरंत हम भी क्या कर सकते हैं, इस तरह का कैरेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं। बात समझ गए? बस यही से बात प्रूफ हो गया कि डीएनए यहां पर जो जिस बात पे चर्चा मतलब विचार विमर्श चल रहा था ग्रिफिथ के समय में कि क्या ऐसा था जो इस SR स्ट्रेन को S स्ट्रेन में चेंज किया, तो कहा कि जब ग्रिफिथ गर्म किए ना, गर्म करके मारे, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही तो खत्म हो गया, लेकिन उसका डीएनए खत्म नहीं हुआ। बात समझ गए? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही मर गया, लेकिन उसका डीएनए जो है उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ था, और वो डीएनए जब R स्ट्रेन के कांटेक्ट में आया तो इस R स्ट्रेन को चेंज कर दिया, किसमें? S स्ट्रेन में। बात समझ गए? किसमें चेंज कर दिया? S स्ट्रेन में। और S स्ट्रेन में चेंज करने के कारण क्या हुआ कि ये जो नॉन वायरुलेंट था, ये मतलब जो खून खराबा नहीं चाह रहा था, अब ये क्या हुआ, खून खराबा पे उतर आया। इसी के संगति में रह करके इसका भी आदत क्या हुआ, खराब हो गया था। बात समझ गए? तो बस यही कहानी है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का, कहां फेल हुआ, क्या प्रॉब्लम रहा, और इसके साथ ही एवेरी के एक्सपेरिमेंट का। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे का हमारा टॉपिक है हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हार्से और चेज के द्वारा भी इसी चीज को प्रूव करने के लिए कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब यहां पर लेकिन प्रोसेस दूसरा होगा, ये वाला कहीं से प्रोसेस दोनों लिंक नहीं है। हार्से और चेज बैक्टीरियोफाज पर अपना एक्सपेरिमेंट किए कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन आज हम लोग इसका चर्चा नहीं करेंगे। इसका चर्चा हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।